हो आप सब। उम्मीद सब कोई अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का न्यूज विद एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट, आज की जो क्लास है उस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान 8 जुलाई को होने वाले एग्जामिनेशन, आपके जो एग्जाम है 8 जुलाई को सामाजिक विज्ञान के क्लास 8 के लिए पूरी तरह से इतिहास और भूगोल को पूरा खत्म करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके सामाजिक विज्ञान में 3 बुक मिले होंगे जी, एक इतिहास के, एक भूगोल के, एक नागरिक शास्त्र के। ठीक है, उस 3 बुक में से आज 2 बुक इतिहास और भूगोल की पूरी तरह से आपको निचोड़ के खत्म कर दी जाएगी। बाकी रहेगी एक नागरिक शास्त्र, वो भी अगले वीडियोस के माध्यम से करा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली और भी वीडियोस और भी सब्जेक्ट का वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डियर सर, मैं इन्फॉर्म कर दूं, ये हमारा चौथा क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लासेस कर लिए। अगर उनको नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख लें। साथ ही अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आपके जो जी 3 बुक हैं, 3 बुक में से आपके एक तो हिस्ट्री है, इतिहास जिसका नाम है, एक जियोग्राफी भूगोल, और एक पॉलिटिकल साइंस जिसको राजनीतिक शास्त्र भी बोला जाता है। तो ये 3 बुक हैं, जिसमें से हमने हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपके हिस्ट्री में 4 चैप्टर लिए गए हैं टर्म 2 को। मैं बता रहा हूं कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो सिलेबस से करा रहा हूं। अगर फिर भी आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मैच नहीं करते तो ये समझ लीजिए, जो भी क्वेश्चन सेट किए, जो भी बंदे ने क्वेश्चन सेट किया, जिसने भी, वो पूरी तरह से सिलेबस को नहीं जानते, उनको सिलेबस के बारे में ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, 4 चैप्टर आपके टर्म 2 में रखे गए हैं, जिसमें से हमने लगभग सारे के सारे क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट थे, अगर आप ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है तो आप कोई बुक खरीदोगे, वर्मा शर्मा या अंजना, कोई भी बुक खरीदे होंगे तो देख लीजिएगा, लगभग चारों चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपके हिस्ट्री यानी कि इतिहास के करा दिए गए। जियोग्राफी के थोड़े बहुत क्वेश्चन कराए गए थे, पूरी तरह से नहीं कराया गया था। तो आज का सेशन में पूरी तरह से भूगोल यानी कि जियोग्राफी का क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसमें 3 चैप्टर हैं आपके, और तीनों चैप्टर का क्वेश्चन करा दिया जाएगा। इसमें भी कुछ क्वेश्चन कराए गए हैं। बाकी रहे पॉलिटिकल, जिसको राजनीतिक शास्त्र बोले हैं, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन किए गए, मतलब इसमें 10% क्वेश्चन किया गया है। बाकी का जो क्वेश्चन बचा उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछना तो चाहिए सिलेबस से ही। हालांकि ये जैक बोर्ड की गलती है कि वो बाहर से क्वेश्चन पूछते हैं, स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, तो वो जैक बोर्ड की गलती है, हमारी गलती नहीं है। मैं आपको बार बार बता देता हूं कि साइंस में आप लोग कमेंट करते थे सर क्वेश्चन नहीं मिला। हाँ जी, साइंस में भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा मिला है। हमने सिलेबस से डिट्टू क्वेश्चन अगर पूछता, सिलेबस से अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो बिलीव मानिए साइंस में आप 40+ मार्क्स लाती, लेकिन सिलेबस से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये जैक बोर्ड की गलती है, ये ना आपकी गलती है ना हमारी गलती है। इसमें आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, टेंशन फ्री रहिए, आप लोग सब कोई पास होंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किया, और आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले है जी कि तांबा किस तरह का खनिज है। ठीक है, तांबा किस तरह का खनिज है जी, तो याद रखिएगा धात्विक खनिज है तांबा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इनका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में मिल जाएगा, इस वीडियो के अपलोड होने के 2 से 3 घंटे के बाद। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में लौह अयस्क कहां पाया जाता है। तो याद रखिएगा नोवा मुंडी नाम का एक स्थान है जहां पर झारखंड में लौह अयस्क पाया जाता है। झारखंड में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से कहां होता है, तो मुख्य रूप से जो अभ्रक का उत्पादन होता है वो कोडरमा में होता है। ठीक है, आप एक भी लिख सकते हैं, और अगर आपको याद रहे तो गिरिडीह हजारीबाग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेनली कोडरमा में होता है। अगला है अभ्रक, चूना पत्थर, कोयला आदि कैसे खनिज है। तो ये सब जो खनिज है अधात्विक खनिज है। अभ्रक, चूना पत्थर, कोयला कैसे खनिज है, अधात्विक। लेकिन तांबा कौन सा खनिज है, धात्विक। याद रहेगा जी। अगला प्रश्न है, इसमें कई सारे प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, अगला है झारखंड में बॉक्साइट का उत्पादन मुख्य रूप से कहां होता है, तो लोहरदगा और गुमला में होता है। याद रखिएगा। अगला है झारखंड में तांबा का उत्पादन मुख्य रूप से कहां होता है, तो घाटशिला में होता है। किसमें जी, घाटशिला में। ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, अगला है जी झरिया किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो झरिया जो है कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, धनबाद का झरिया। ठीक है, अगला है किसे उद्योग की जननी कहा जाता है। उद्योग की जननी, इंडस्ट्री का जो मदर कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो कोयला को। ठीक है, अगला है कोयला किस तरह का ईंधन का उदाहरण है, तो कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ये सारे वीवीआई क्वेश्चन है जो कि हमने पूरी तरह से कर रखे हैं, सारे के सारे जो टिक लगाए ये बुक से हमने लगाए कि जो वीवीआई क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, जो और भी बोर्ड एग्जाम में अदर डिस्ट्रिक्ट में अदर स्टेट में पूछे जा रहे हैं, वो सारे वीवीआई हमने उठा रखे हैं। ठीक है,
अगला है जी काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है और इससे बने उत्पाद को भी काला सोना कहा जाता है, याद रहेगा जी। कोयला, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और एवं सौर ऊर्जा में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा नहीं है, तो कोयला है, ठीक है। अगला है ज्वारीय ऊर्जा का कौन सा रूप है, तो ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत रूप है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कौन सा ऊर्जा स्रोत प्रदूषण नहीं करता है, तो प्रदूषण स्रोत कौन नहीं करता है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा, जैसे कि आप सीएनजी यूज करते हैं घरों में, ठीक है, एलपीजी गैस होती है, सीएनजी गैस, ये सब चीजें। अगला है जैविक सामग्री, मृत पौधे जंतुओं के अवशेष, गोबर, रसोई अपशिष्ट आदि के विघटन से कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो इनका नाम है जी बायोगैस उत्पन्न होता है, ठीक है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तांबा डैश खनिज है, तो तांबा कैसा खनिज है जी, एक धात्विक खनिज है, ठीक है। अगला है कोयला डैश ईंधन का उदाहरण है, तो कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अगला है जी 9 नंबर की ज्वारीय ऊर्जा डैश ऊर्जा के स्रोत है, तो अभी ऊपर में देखें गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। मणिकरण डैश ऊर्जा के लिए माना जाता है, तो भूतापीय ऊर्जा के लिए माना जाता है। झरिया डैश के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से आपका एक तरह का टेस्ट भी हो गया, ऊपर आप जो पढ़े उनका टेस्ट यहाँ पे लिया गया, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला है जी किन क्रियाओं से मनुष्य को आय होती है उन्हें कहते हैं, जिन क्रियाओं से मनुष्य को आय होती है उन्हें कहते हैं आर्थिक क्रिया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कराए हैं आपको। प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण में कौन कौन से आते हैं जी, तो कृषि आते हैं, खनन आते हैं, पशुपालन आते हैं, ये सब प्राथमिक क्रियाओं में आते हैं। द्वितीयक में आते हैं उद्योग, ठीक है, द्वितीय में आते हैं उद्योग, और तृतीय क्षेत्र में जो आते हैं तृतीय क्रियाओं में वो सेवा के क्षेत्र आते हैं, जैसे बैंकिंग, स्कूल में टीचर, ये सब चीजें सेवा के क्षेत्र में आते हैं। तो क्वेश्चन है कि कृषि कैसी क्रिया है, तो कृषि कैसी क्रिया है मेरे प्यारे साथियों, वो प्राथमिक क्रिया है। अगला है उद्योग एक डैश क्रिया है, तो उद्योग कैसी क्रिया है प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया वो द्वितीयक क्रिया है, ठीक है। अगला है बैंकिंग, यातायात, संचार, व्यापार कैसी क्रिया है, तो ये सब तृतीय क्रिया है। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम है ना जी, अगर सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बिल्कुल क्वेश्चन मिलेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सिलेबस से बाहर पूछा जाएगा तो इसमें कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता है। अगला है जी चाय, कॉफी, रबर किस प्रकार की कृषि की फसलें हैं, तो चाय, कॉफी, रबर ये सब जो है रोपण कृषि के उदाहरण है या रोपण कृषि की फसलें हैं, ठीक है। अगला है स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में कौन सी खेती कहते हैं, स्थानांतरित कृषि को उत्तर भारत में झूम कृषि कहते हैं मेरे साथियों, याद रखिएगा। अगला है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, तो याद रखिएगा जी चावल सबसे ज्यादा जो है वो चाइना यानी कि चीन में उपजाया जाता है, याद रखना है जी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये सब क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है। विश्व की प्रमुख 2 खाद्य फसलें कौन कौन से हैं, तो विश्व की प्रमुख 2 खाद्य फसलें चावल और गेहूं, सबसे ज्यादा उपज चावल और गेहूं की हो जाती है, इसीलिए इसे विश्व प्रमुख खाद्य फसलें कहते हैं, ठीक है। अगला विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देशों का सही क्रम है, सही क्रम क्या है, तो विश्व का सबसे पहले चीन है जी, फिर भारत है, फिर जापान है, फिर श्रीलंका है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं CIJS, ठीक है, CIJS, C से चाइना, I से इंडिया, J से जापान और S से श्रीलंका, CIJS विश्व का सबसे बड़े चावल उत्पादकों का सही क्रम है। अगला है जी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है, तो कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट मृदा होती है काली मृदा मेरे साथियों। अगला है किस रेशेदार फसल को सफेद सोना कहा जाता है, तो सफेद सोना जी कपास की खेती को सफेद सोना कहा जाता है। अगला है किस रेशेदार फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो हमने बता रखा है कि पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। 2 प्रमुख पेय फसल कौन से, पेय मतलब पीने योग्य, तो चाय और कहवा, कहवा किसको कहते हैं जी, कॉफी को कहते हैं, ठीक है। अगला है किस देश को विश्व का कॉफी का कटोरा भी कहा जाता है, तो ब्राजील को कॉफी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि ब्राजील में सबसे ज्यादा शायद कॉफी उपजाई जाती है ब्राजील में। अगला है भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये कृषि चैप्टर का इसलिए इसमें कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भारत की कुल भूमि यानी कि इंडिया में जो टोटल भूमि है, भारत की जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से कितने जो क्षेत्रफल है उसमें कृषि योग्य है, तो कृषि योग्य 57%, कितना 57% जो क्षेत्र है वो कृषि योग्य है।
अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फिर से यहाँ पे आपका एक टेस्ट होगा जी, बिल्कुल छोटा सा टेस्ट है, आपको देने से घबराना नहीं है। कृषि एक डैश क्रिया है जी, कौन सी क्रिया हमने आपको अभी बता रखा है जी, प्राथमिक क्रिया है। बिल्कुल छोटा सा टेस्ट है, आप जो ऊपर पढ़े उनका टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि योग्य है मेरे प्यारे साथियों, अभी बताया मैंने 57%। अगला है स्थानांतरी कृषि को उत्तर भारत में कौन सी कृषि कहते हैं या खेती कहते हैं, तो झूम खेती कहते हैं ना, अभी हमने पढ़ रखा है जी। अगला है चाय कॉफी रबड़ डैश कृषि की फसलें हैं, तो कौन सी जी, इसको रोपण कृषि कहा जाता है और इसे वाणिज्यिक भी कहा जाता है, ठीक है। मेनली इसे रोपण कहा जाता है और वाणिज्यिक भी कहा जाता है, ठीक है। अगला 9वां नंबर कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, अभी हमने पढ़ा कि कौन सा है जी, चाइना है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, जिसे चीन कहा जाता है। अगला है डैश को सफेद सोना तथा डैश को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो सफेद सोना हमने अभी पढ़ा जी किसको कहा जाता है, तो कपास को सफेद सोना कहा जाता है और पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है जी, पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला है डैश को विश्व का कटोरा भी कहा जाता है, कॉफी का कटोरा, किसको, ब्राजील को। आप यहाँ से टेस्ट भी दे लिए ना जी, बहुत हम सोच समझ के क्वेश्चन को सेट किए हैं, बुक से भी लिए तो बहुत सोच समझ के लिए, ताकि आपको दिक्कतें ना आए, लगातार क्वेश्चन भी करें, टेस्ट भी हो जाए आपका, ये बिल्कुल इजी था ना। चलिए अगला है जी, जूट के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं, तो जूट जो उपजाया जाता है मुख्य उसके कौन कौन से देश हैं, तो याद रखिएगा भारत, बी से भारत, बी से सॉरी बी नहीं याद रखिएगा क्योंकि आपको दिक्कत होगा, आई से इंडिया, बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, ऊ से उज्बेकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार और भी से वियतनाम। तो याद रखिएगा IBCUNMV, याद रखिएगा IBCUNMV, आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको 4 ही रखना है, IBCU बस इतना ही रखिए। आई से इंडिया यानी कि भारत, बी से बांग्लादेश, सी से चीन और उसे उज्बेकिस्तान, ये 4 रखना है, या फिर आप नेपाल भी रख सकते हैं, म्यांमार भी रख सकते हैं और वियतनाम भी रख सकते हैं, IBCUNMV, ठीक है। ये सब कोड होती है जी। कृषि से आप क्या समझते हैं जी, आज तक आपने कृषि से समझते होंगे, घरों में पूछा जाता होगा, गांव देहात के होंगे कि आपका पैसा क्या है, तो आप बोलते होंगे कृषि है, तो कृषि शब्द से क्या समझते हैं, आइए इसको डिटेल से जानते हैं। कृषि शब्द अंग्रेजी के एग्रीकल्चर का पर्याप्त है, ठीक है, एग्रीकल्चर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भूमि या खेत में कार्य कर कुछ उपजाना, ठीक है। बीज, उर्वरक, मशीन, श्रमिक आदि इसके निवेश हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई आदि इसकी प्रमुख संक्रियाएं हैं। फसल इसकी निर्गत या उत्पाद है। तो देखिए कृषि का क्या उदाहरण, मतलब आप डेफिनेशन देंगे, तो कृषि एक अंग्रेजी शब्द एग्रीकल्चर से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ भूमि या खेत में काम करके कुछ उपजाना है। बीज, उर्वरक जो आप बाजार से खरीद के लाते हैं, मशीन, श्रमिक आदि इसके कुछ निवेश हैं, ठीक है, जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई आदि इसकी कुछ प्रमुख संक्रियाएं हैं जो इसमें कृषि के दौरान की जाती है। फसल इसकी निर्गत या फिर उत्पाद है, फसल इसका उत्पाद होता है। बिल्कुल समझ गए जी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कृषि क्या है, याद रखिएगा जी। अगला है निर्वाह कृषि और वाणिज्य की कृषि में क्या अंतर है, या अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में क्या अंतर है। तो निर्वाह कृषि जी किसे कहते हैं, तो निर्वाह कृषि में खेतों में घर के लोगों की सहायता से जीवन निर्वाह के लिए फसलें उगाई जाती है। निर्वाह शब्द से क्लियर है कि किसी तरह जीवन निर्वाह करना है, तो इसमें क्या किया जाता है, घरों के लोगों के ही सहायता से जीवन निर्वाह के लिए कृषि किया जाता है। दूसरा है, इस प्रकार की खेती में सघन आबादी वाले क्षेत्र में की जाती है। ये जो खेती की जाती है बहुत ज्यादा आबादी जहां रहती है उसमें किया जाता है जी। अगला है, इस कृषि में अधिकतर कार्य हल अथवा पशु श्रम से किए जाते हैं। जो निर्वाह कृषि होते हैं उसमें जो अधिकतर कार्य होते हैं वो हल द्वारा होते हैं। कौन से हल, तो पशु श्रम, जो जानवरों द्वारा जोता जाता है खेतों को। इसमें उत्पादन की मात्रा बहुत कम होती है। ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर पे पूछा जाएगा और इसमें 2 क्वेश्चन मिला के 10 नंबर में भी पूछा जाएगा, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। तो बिल्कुल आप समझ गए जी कौन सा निर्वाह खेती है, तो घरों की सहायता से निर्वाह के लिए, सघन आबादी वाले क्षेत्र में पशु की सहायता से उसमें उत्पादन कम होता है। अब है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि जो होती है, वाणिज्य कृषि में खेतों में मजदूरों और यंत्रों की सहायता से बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाई जाती है। वाणिज्य कृषि जो है वो खेतों में बहुत वास्ट लेवल पे मजदूरों को लगाया जाता है और यंत्रों की सहायता से, कृषि यंत्रों की सहायता से बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाई जाती है। दूसरा है, इस प्रकार की खेती विरल आबादी में होती है, मतलब जहां बहुत कम आबादी होती है। इस कृषि में अधिकतर कार्य यंत्रों और मशीनों से किया जाता है, जैसे कि ट्रैक्टर, मशीन और ड्रोजर, ये सब चीजों से किया जाता है। इसमें उत्पादन की मात्रा अधिक होती है। तो बिल्कुल इजी सा है ना जी,
चलिए अगला, ये सब चीजें हम बता क्यों रहे हैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा के, ताकि आप अभी याद करने के पास आपके पास टाइम नहीं कि आप याद करें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। बिल्कुल आपको बता रहे हैं ताकि आप यहां जो आप आज पढ़े सेटअप हो जाए आपके माइंड में और कल उसी को हूबहू आप लिख दें। ठीक है, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं या इनकी विशेषताओं को लिखें। स्थानांतरित शब्द से पता है ना जी, स्थानांतर होना मतलब एक जगह कृषि नहीं करना। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया। स्थानांतरित कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं, यह आदिम प्रकृति की कृषि का कार्य है, मतलब बहुत पुराना कृषि का कार्य है, याद रखिएगा। इस कृषि में वन प्रदेशों में पेड़ों को काटकर व घास और झाड़ियों को जलाकर खेत तैयार किए जाते हैं। किसको कैसे तैयार किए जाते हैं? वनों को काटकर घास व झाड़ियों को जलाकर कृषि किए जाते हैं। राख को मिट्टी में मिलाकर बीजों की बुआई की जाती है। ठीक है, फावड़ा, हल, कुदाल आदि प्राथमिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 3-4 साल फसल उगाने के बाद उस खेत को छोड़ दिया जाता है और नए खेत तैयार किए जाते हैं, मतलब कि एक जगह नहीं रहते हैं। तो बिल्कुल इजी सा है, आप याद रख लेंगे। कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले आदिम कृषि है, पेड़ काट के बनाया जाता है खेतों को, इसमें मिट्टी में मिलाकर राख को बुआई की जाती है, हल कुदाल से खेती की जाती है, 3-4 साल बाद खेत बदल लिया जाता है। बिल्कुल इजी है। चलिए अगला देखते हैं। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं जी? मिश्रित खेती किसे कहते हैं? यह किन देशों में प्रचलित है? वैसी कृषि जिसमें फसल के साथ साथ मवेशियों के लिए चारे का भी उत्पादन किया जाता है, अर्थात कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, मिश्रित कृषि कहलाता है। तो किसको कहते हैं जी? जिसमें खेती के साथ साथ मवेशियों के लिए चारे भी उत्पन्न किए जाते हैं और कृषि के साथ साथ पशुपालन यानी कि पशुओं को पाला भी जाता है, उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। यह वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। इस प्रकार की कृषि मुख्यतः विकसित देशों में किया जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है। तो यह किन देशों में प्रचलित है? तो 2 नाम लिख देना जी, एक अमेरिका, एक दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड या फिर दक्षिण अफ्रीका, कोई भी लिख दीजिएगा। ये लाइन नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देने से आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपने समझ लिया कि कृषि कौन सा कृषि है जो मिश्रित कृषि कहेंगे। मवेशियों के लिए चारा के साथ साथ पशुपालन भी किया जाए और खेती के भी किया जाए, तो इसी को हम लोग कौन सा बोलेंगे? मिश्रित कृषि। या अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है और यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में की जाती है। ठीक है, अगला है गेहूं की भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। यहाँ पे आपको चावल का भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे आपको कॉफी का भी पूछा जा सकता है, ये आप अपना देख लीजिएगा। हम यहाँ पे गेहूं का बता देते हैं क्योंकि उसमें आपके सिलेबस में चावल भी है जी और आपके सिलेबस में क्या है? कॉफी भी है। तो ये दोनों भी पूछा जा सकता है और एक गन्ना, ये तीनों में पूछा जा सकता है। हमने सोचा कि एक ही बता दूं, बाकी आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन अगर हमें टाइम मिलेगी तो अगली वीडियोज में हम उनको भी बता देंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस में जो ये 4 चीजें हमने बता रखे, गेहूं, चावल, कॉफी, गन्ना, ये 10th के सिलेबस में भी है और वहां 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके में वाले में भी 5 नंबर में पूछा जाएगा, 4-5 नंबर में। तो भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है। तो गेहूं के लिए भौगोलिक दशा निम्न है। इसमें जो तापमान रहना चाहिए, एक भौगोलिक तापमान जो रहना चाहिए गेहूं की खेती के लिए, वो 16 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीमीटर की तापमान रहनी चाहिए। ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। 16 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहनी चाहिए। अगला है वर्षा जो होनी चाहिए, उसमें 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, ठीक है, 50 से 100 सेंटीमीटर। अगला है भूमि सुप्रवाहित होनी चाहिए। मृदा कौन सी होनी चाहिए? तो दोमट होनी चाहिए या चरणोजय मृदा होनी चाहिए। दोमट लिख दीजिए, उतना कोई दिक्कत नहीं है। उत्तम बीज, उत्तम उर्वरक, कृषि यंत्र व उपकरण आदि, ये चीजें 4 चीजें 5 चीजें आप लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा 16 से 25 डिग्री रहना चाहिए, 50 से 100 वर्षा होनी चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए, उत्तम बीज होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। जिस देश का मानव संसाधन अधिक विकसित होता है कैसा देश कहलाता है, या कैसा देश होता है? तो अधिक विकसित, मानव संसाधन अधिक विकसित है तो अधिक विकसित देश कहलाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? पहले भी बताया, याद होगा आपको, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जी, एशिया और यूरोप में विश्व की कुल जनसंख्या का कितना लगभग है? एशिया और यूरोप में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत लोग रहते हैं? तो एशिया और यूरोप में जी 75% लोग रहते हैं। पूरा आपके 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप में मेनली 2 ही महाद्वीप में 75% आदमी रहते हैं, बाकी 5 महाद्वीप मिला के 25% आदमी रहते हैं, याद रखिएगा।
ठीक है, ये याद रखना कि 75% रहते हैं। अगला है विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? तो औसत जनसंख्या घनत्व कितना? 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो 14 व्यक्ति होंगे प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में। 1 किलोमीटर इधर होगा एरिया और 1 किलोमीटर इधर होगा, तो इस क्षेत्र में 14 व्यक्ति ही होंगे। पूरे विश्व की बात करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी जमीन है, पानी वगैरह वगैरह टोटल लिया गया। ठीक है, अगला है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है जी? तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर, पर वर्ग किलोमीटर। यानी कि 1 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में जी कितना व्यक्ति हैं? तो 382 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर अगर लंबाई है और 1 किलोमीटर चौड़ाई है तो इसमें कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 382 व्यक्ति रहते हैं। ये भारत का है। और विश्व का कितना है जी? 14 है, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला है भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती है? तो याद रखिएगा भारत में कितने वर्षों पे? 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती है। और यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में पिछली बार जनगणना कब हुई है? तो 2011 में ही हुई है, उसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हो पाई है। ठीक है, अगला है भारत में कौन ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई है? तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई है? तो नागालैंड। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, नागालैंड में जनसंख्या कम हुई है। यहां से मैं एक क्वेश्चन आपको बता दूं कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कौन सी राज्य में है? तो इनका नाम होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है। ठीक है, और यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? तो उनका नाम है चीन। यही सब स्टूडेंट जो वीडियो को छोड़ देते हैं, मान लिया हम यहां बता रहे क्या करते हैं, वो पीडीएफ खोजते हैं और फटाफट फटाफट पन्ना पलटाते हैं, पढ़ लेते हैं और सो दो यार एग्जाम होगा। तो वही सब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट में उनका क्वेश्चन नहीं मिलता है और बोलते हैं सर आपने तो बताया नहीं। यार ये क्वेश्चन कौन सुनता है? अभी विश्व में जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? चीन का है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। भारत जनसंख्या के आधार पर कौन सा देश है? तो दूसरा नंबर है। याद रखिएगा पहला में चीन है, दूसरा में भारत है। ये सब चीजें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाद में बोलिएगा आपको मिला ही नहीं। अगला है विश्व के सर्वाधिक घने बसावट वाला महाद्वीप कौन है? तो एशिया। सबसे ज्यादा घना यहीं पे है एशिया में, क्योंकि एशिया और यूरोप में ही 75% आदमी है और एशिया में ही 75 में से लगभग यही है एशिया में। याद रखिएगा मेरे साथियों। ठीक है, अगला है मानव एक संसाधन है कैसे? मानव एक संसाधन है कैसे? ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों को अपनी योग्यता के अनुसार उपयोगी बनाता है। इसके लिए वो अपनी शारीरिक क्षमता व तकनीकी ज्ञान का उपयोग करता है। अर्थात मानव के बिना संसाधनों का निर्माण संभव नहीं है। शिक्षित और स्वस्थ मानव ही संसाधनों का विकसित कर सकता है। इस प्रकार मानव अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का उपयोग करता है, अतः मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो आपने देखा कि मानव महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है या फिर एक संसाधन क्यों है? तो प्यारे बच्चों एक संसाधन है क्योंकि मानव के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। किसी भी संसाधन को निर्माण में नहीं लाया जा सकता, यूज में नहीं लाया जा सकता, तो मानव ही संसाधन को उपयोग में लाता है, जिनके कारण मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला है जलवायु किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा रखे हैं। तो जलवायु जी किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है? तो हमने बताया था जहां ज्यादा गर्मी होगी, जहां ज्यादा ठंड होगी, वहां लोग ज्यादा कम रहेंगे। जहां नॉर्मल गर्मी होगी, नॉर्मल ठंडी होगी, वहां पे लोग ज्यादा होंगे। लिखा गया अत्यधिक उष्ण मतलब बहुत ज्यादा गर्मी अथवा शीत प्रदेश में मानव के बसाव के अनुकूल नहीं होते। मानव बसाव के लिए अनुकूल नहीं होता है जहां ज्यादा गर्मी और ज्यादा शीत यानी कि ठंडी होती है। वहां आर्थिक क्रियाकलाप भी अत्यंत कठिन होता है, अतः वहां विरल आबादी मिलती है, मतलब बहुत कम आबादी मिलती है। जबकि उष्णार्ध मतलब कि ज्यादा नहीं, कम गर्मी मतलब मीडियम में गर्मी, शीतोष्ण जहां पे मीडियम में ठंडी प्रदेशों में रहना और जीवन यापन करना अत्यंत सरल होता है, अतः वहां सघन आबादी मिलती है। ये आपको लिखना है जी। अगला है जनसंख्या परिवर्तन की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं कौन सी है? तो जनसंख्या परिवर्तन की 3 प्रमुख क्रियाएं है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर क्यों जी? तो जन्म दर में वृद्धि से जनसंख्या में वृद्धि होती है, संगठन का रूप भी बदलता है। अगर ज्यादा बच्चे जन्म लेंगे तो जन्म दर से जनसंख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, मृत्यु दर उच्च रहने पर जनसंख्या में कमी होगी, जबकि मृत्यु दर कम रहने पर जनसंख्या में वृद्धि होगी। अगर ज्यादा आदमी मरेंगे तो जनसंख्या कम होगी, कम आदमी मरेंगे तो जनसंख्या ज्यादा होगी। अगला है प्रवास।
प्रवास का तात्पर्य है एक क्षेत्र या देश से दूसरे देश या क्षेत्र में जनसंख्या का स्थानांतरण होना। देश के अंदर प्रवास से संख्या में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन शहरी और ग्रामीण जनसंख्या अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। दूसरे देशों के प्रवास, आपको यहाँ पे लिखना है कि जी एक देश से दूसरे देश या फिर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण होना प्रवास कहलाता है। और प्रवास से भी जनसंख्या परिवर्तन होता है, क्योंकि अगर मान लिया जाए एक गांव में 100 व्यक्ति रहते थे, जिसमें 20 व्यक्ति शहर चले गए, तो गांव में जनसंख्या की कमी आई, जबकि शहर में जनसंख्या की वृद्धि आई। ये उदाहरण आपको लिख देना है, ठीक है। अगला है जी उत्प्रवास और आप्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्प्रवास और आप्रवास में अंतर स्पष्ट करना है। तो उत्प्रवास और आप्रवास में अंतर निम्नलिखित है। उत्प्रवास किसको कहते हैं मेरे साथियों? किसी दूसरे देश में जाकर अस्थायी रूप से बस जाना उत्प्रवास कहलाता है। उत्प्रवास में जनसंख्या घटती है। उत्प्रवास की स्थिति अल्प विकसित देशों में पाई जाती है, मतलब जहां बहुत कम विकसित है उसमें पाई जाती है। तो ये 3 चीजें आपको लिखनी है। अगला है जी आप्रवास। आप्रवास क्या है? किसी अन्य देशों से आकर किसी देश में अस्थायी रूप से बस जाना आप्रवास कहलाता है। आप्रवास में जनसंख्या बढ़ती है। आप्रवास की स्थिति विकसित देशों में देखने को मिलती है। चलिए इस क्लास में यहां तक था, आगे देखते हैं। आगे जी ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनसंख्या घनत्व क्या है। तो जनसंख्या घनत्व क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जितना लोग निवास करते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, याद रखिएगा। 1 वर्ग किलोमीटर में, आप ऐसे सिंपल लिखिएगा कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने व्यक्ति रहते हैं उन्हीं को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अगला है जनसंख्या परिवर्तन क्या है? तो किसी देश में मृत्यु के कारण, जन्मदर के कारण, प्रवास के कारण जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है, लिख लीजिएगा। अगला है अस्थायी प्रवास। अस्थायी प्रवास किसे कहते हैं? किसी देश, किसी एक क्षेत्र या दूसरे क्षेत्र अथवा देश के बीच अस्थायी रूप से जाकर अथवा आकर बस जाना अस्थायी प्रवास कहलाता है। मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या फिर एक देश से दूसरे देश में जाकर अस्थायी रूप से बस जाना, वहीं का नागरिक बन जाना क्या कहलाता है? अस्थायी प्रवास कहलाता है, ठीक है। अगला है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या है? स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, रहन सहन स्तर में वृद्धि, अन्य सुविधाओं के विस्तार आदि कारणों से जन्म दर में अत्यधिक वृद्धि और मृत्यु दर में काफी कमी के कारण जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। जनसंख्या विस्फोट नाम से क्लियर है जी कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाना। क्यों बढ़ेगा? तो बहुत ज्यादा बच्चे जन्म लेंगे और मृत्यु दर कम होगी, तो उसी के कारण जनसंख्या विस्फोट होगी। अगला है जन्म दर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा 1000 आबादी पर जन्म लेने वाले जीवित बच्चे, याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 1000 आबादी पर जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं, ठीक है। जीवित शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं 1000 में। मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो 1000 की आबादी पर मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। 1000 आदमी में जितने व्यक्ति मर जाते हैं तो उसे मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। अगला लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो लिंगानुपात क्या है जी? प्रति 1000 पुरुष की आबादी पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात से देश की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति का पता चलता है। भारत का लिंगानुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 943 है, यानी कि 1000 पुरुष में 943 महिलाएं हैं। तो लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो 1000 पुरुष पर जितनी महिलाएं की आबादी है उन्हीं को लिंगानुपात कहते हैं। अगला है प्राकृतिक वृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। तो प्राकृतिक वृद्धि दर क्या लिखेंगे? जन्म दर माइनस मृत्यु दर, ठीक है। अगला जी देखते हैं जनसंख्या पिरामिड से आप क्या समझते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। जनसंख्या पिरामिड से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखिएगा, किसी जनसंख्या के पिरामिड से किन बातों का पता चलता है? तो किसी देश अथवा क्षेत्र में लिंगानुपात और आयु संरचना को प्रदर्शित करने वाले जिस आरेखीय विधि का प्रयोग किया जाता है उसे जनसंख्या पिरामिड या आयु लिंग पिरामिड कहा जाता है, ठीक है। किसी देश के जनसंख्या पिरामिड को निम्न बातों से पता चलता है। सबसे पहले आधार से जन्म दर के अधिक या कम होने का संकेत मिलता है, ठीक है। इससे आधार से क्या पता चलता है कि जन्म दर से अधिक हुआ या कम होगा, उसका संकेत पता चलता है। अविकसित या अल्प विकसित देशों के पिरामिड का आधार चौड़ा होता है,
जिस पिरामिड का मध्य भाग चौड़ा होता है वहां युवा वर्ग की संख्या अधिक होती है। जो भी पिरामिड है उनका अगर मध्य भाग चौड़ा होगा तो याद रखिएगा उसमें युवा क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, अगला है जी, जिस पिरामिड का मध्य भाग चौड़ा होगा वहां युवा आगे ज्यादा होंगे। और अंतिम है कि कम जन्म दर एवं कम मृत्यु दर वाले देश का पिरामिड का आधार संकरा होगा। कम जन्म दर और कम मृत्यु दर, तो ये कम जन्म दर है जी, कम मृत्यु दर, तो इनका पिरामिड क्या होगा, संकरा होगा। तो ये सब क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके बोर्ड एग्जाम के 7 जुलाई के लिए। डियर स्टूडेंट, आज की जो क्लास है ये यहीं तक है। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपने कुल 4 लेक्चर किए हैं जो कि आपके हिस्ट्री यानी कि इतिहास भूगोल ये 2 को कंप्लीट करता है और ये आपके नागरिक शास्त्र के 10% को कंप्लीट करता है। तो इन दोनों से अगर आपके सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो निश्चित रहिए इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। फिलहाल अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें, नीचे 3 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उनको नहीं देखें तो आप उनको जरूर देख लें ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सके और आप अच्छे मार्क्स ला सके। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए दोस्तों में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि और भी वीडियो जो आती है सामाजिक विज्ञान की, हिंदी की, इंग्लिश की, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर तैयारी कर सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मित्रों में जरूर शेयर कीजिए, स्कूल ग्रुप में शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को।